अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क अंदरि हिन वक़्तु सियासी बहरान बरक़रार आहे ऐं मुसलसल उन में इज़ाफ़ो थींदो वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो। PTI जे हवाले सां जेके मामला कुझु वक़्तु ताईं हुआ उहे तब्दील थींदे नज़र अचनि पिया। PTI जो इहो ख़्यालु हो त ॿिनि असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा खां पोइ उन्हनि खे इलेक्शन जी डेट मिलंदी। उन बाद PTI पारां इहो फ़ैसिलो कयो वेंदो, क़ौमी असेंबली में वापसि वेंदा। उन बाद स्पीकर क़ौमी असेंबली तरफ़ां PTI जे मेंबरनि जा जेके इस्तीफ़ाऊं हुयूं उहे मंज़ूर कयूं वियूं, जंहिं बाद इहो मामिलो हलंदड़ रहियो ऐं PTI पारां उन में मुतालबो कयो वियो त हुननि जो अपोज़िशन लीडर ऐं उन सां गॾोगॾु स्टैंडिंग कमेटियुनि ऐं उन सां गॾोगॾु पब्लिक अकाउंट्स कमेटियुनि जी चेयरमैन समेत मुख़्तलिफ़ मामला हू चाहिनि पिया त उन्हनि खे मिलनि ऐं हू क़ौमी असेंबली में वापसि ईंदा। जंहिं बाद काल्ह PTI पारां हिकु ख़त लिखियो वियो स्पीकर क़ौमी असेंबली खे ऐं उन में बि इहो चयो वियो त हू जेके मेंबर आहिनि इस्तीफ़ाऊं उन्हनि जूं मंज़ूर न कयूं वञनि। जंहिं बाद अॼु क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं PTI जे स्पीकर क़ौमी असेंबली तरफ़ां मंज़ूर कयूं वियूं आहिनि। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल मुल्क अंदरि नज़र अचे पई, PTI जे हवाले सां जेके शयूं साम्हूं अचनि पयूं उनखे ते जेके PTI खे एतिराज़ आहिनि। पंजाब जे वॾे वज़ीर जे हवाले सां PTI अॼु एहतजाज बि कयो आहे। उन सां गॾोगॾु सुभाणे अदालत वञण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। क़ौमी असेंबली वारे मामले ते बि जेका कोशिशि हुई PTI जी उहा कामयाबु थींदे नज़र नथी अचे। उनखां बि अहम मामिलो इहो आहे सॼी सूरत हाल खां पोइ जॾहिं इलेक्शन्स जो मामिलो आहे, निगरान वज़ीर आला पंजाब ऐं KP में मुक़ररु थी चुका आहिनि। उन बाबति बि वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिकु प्लान जोड़ियो वियो आहे। उहो प्लान इहो आहे त आदमशुमारी सबबि जेका चूंड आहे उहा बाद में थींदी, यानी कि जेको मुक़ररु थियल वक़्तु आहे उनखां अॻिते चूंड वञी सघे थी। 3 महीननि अंदरि चूंडूं थींदे बि नज़र नथियूं अचनि। सूरत हाल केॾांहुं वञे पई, बुरहाननि खे कीअं मुंहुं ॾिनो वेंदो ऐं हुकूमत बुरहाननि खे कीअं मुंहुं ॾींदी, हिन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जो खान साहब का ख्याल था, रावलपिंडी आकर उन्होंने ऐलान किया, फिर उसके बाद ज़ाहिर ये मामला लाहौर हाईकोर्ट गया, उसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी KP और पंजाब के खान साहब का ये ख्याल था कि उनको डेट मिल जाएगी इलेक्शन की। फिर कौमी असेंबली में आने के लिए एक च्यूटरन हमने देखा। इस वक्त क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है PTI के हवाले से? बहुत शुक्रिया मिराज साहब। हालात जो है वो तेजी के साथ एक गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ मजीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की गई और इसके ऊपर सोचो बचार का सिलसिला जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो सूबाई गवर्नर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनके साथ एक रस्मी सी मशावरत की है, लेकिन डेट फिर भी अनाउंस जो है वो नहीं हो सकी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हम जो इंतखाबात है वो अपने मुकर्ररा मुद्दत यानी कि 90 दिन के अंदर करवाने के लिए तैयार हैं। 12 अप्रैल से पहले और 7 और 12 अप्रैल के दरमियान उन्होंने कहा कि वो हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि मशावरत अब निगरान हुकूमतों से भी होगी और गवर्नर से भी होगी, तो उस वजह से अभी डेट नहीं आ रही है। दूसरी जो आपने अपने इंट्रो में बात की है, ये डिस्कशन वफाकी हलकों में बिल्कुल हो रही है और आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ, मैं आपको खबर भी देता जाऊं कि उस वफाकी काबीना के इजलास में भी ये बात ज़ेर बहस आई है कि 1 फरवरी से मरदमशुमारी शुरू हो रही है, वो अप्रैल तक मुकम्मल होगी, 31 मार्च तक, फिर अप्रैल में उसके रिजल्ट इकट्ठे होने हैं। तो लिहाजा ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात हैं, ये नई मरदमशुमारी के बगैर नहीं होने चाहिए। फिर हल्का बंदियों का इशू है, उसके ऊपर भी बात है। MKM का मौक़िफ़ आपके सामने है इस मामले के ऊपर। वो तो पहले ही कराची में हल्का बंदियों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उठा रहे हैं। ये जो एक तो जैसे आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी वफाकी हुकूमत सोच रही है, आप बताइएगा इस पूरी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, ज़ाहिर किस तरह से भी PTI एक बड़ी जमात थी और अपोजिशन की जमात थी, वो चाह भी रहे थे आना वापस असेंबली में, तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह से आगे सूरत हाल जाती भी है, चाहे वो निगरान सेटअप बन भी जाता है, तो फिर PTI उसको तस्लीम करेगी? देखिए, जहाँ तक ये कौमी असम्बली वाली बात है, तो मैं तो इसमें सीधी और दो टोक बात करूंगा। इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और पाँव जख्मी भी कर लिया और उसके ऊपर मरहम पट्टी करने वाला भी अब कोई नहीं है।
इन लोगों को मैं शुरू दिन से ये मैं कह रहा था कि इनको पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कमेटियां होती हैं, पार्लिमानी कमेटियां होती हैं, इनको अपोजिशन लीडर भी मिल जानी थी, चेयरमैन पीएसी, पार्लिमानी लीडर्स, मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही भी मिल जानी थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ये काम खराब किया। और उससे पहले इन्होंने एक और बड़ा गलत सियासी फैसला किया कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमतें इन्होंने कुर्बान कर दी। हालांकि सबको पता था कि कभी भी इंतखाबात जो है वो हुकूमत जो है वो कबल अज वक्त नहीं करवाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत में वो बैठे हुए हैं, 13 जमाती इत्तेहाद है, उनको क्या जरूरत है, वो कहेंगे, वो तो कह रहे हैं अपने वक्त पर इंतखाबात हो। अब आज जो सिलसिला हुआ, जिस तरह इस्तीफे मंजूर किया गया, डिनोटिफाई लोगों को किया गया, उसके बाद तो अब सिर्फ मुनर्रफ अराकीन रह गए हैं। मुनर्रफ अराकीन जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत के साथ देंगे, तो उसमें तो अब इनका वो जो रोल था तहरीक इंसाफ का कि कौमी असम्बली के अंदर निगरान वजीर आजम का तकर्रर इनकी मशावरत से हो जाता, वो अभी अब नहीं होगा। अब वो राजा रियाज डमी अपोजिशन लीडर है या जाली है, जो भी आप कह लें, लेकिन ही इज अपोजिशन लीडर। उनके साथ ही मुशावरत होगी, आप माने या ना माने, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जिस तरह पंजाब में पूरा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा किया गया, वही पूरा होगा। तो ये तहरीक इंसाफ ने नुकसान, अपना बहुत बड़ा सियासी नुकसान जो है वो किया है। वो चाह रहे थे कि शायद अवाम निकलेंगे, लोगों की ताकत हमारे साथ होगी और हम जो है वो तहस नहस कर देंगे और अपनी इस अवाम के ताकत के बलबूते पर अपने मुतालबात मनवा लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान के गिरद अब घेरा तंग होगा, इनके साथियों के गिरद घेरा तंग होगा। अब आप देखें, 2-3 मिसालें आप देख लेना, क्योंकि इन्होंने कोई इदारा तो बख्शा नहीं, मिराज साहब, कोई इदारा इन्होंने छोड़ा नहीं। और उसके आज एक अब इदारे भी समझ गए हैं, वो इनको अब रिलीफ देने को या इनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं, क्योंकि हर रोज यू टर्न लेते हैं। आज इनके 8 बंदे सुप्रीम कोर्ट में गए कि हम चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं, आमद डोगर की सरबराही में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माजरत कर ली। फिर उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रार से मिल लेते हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मिलने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन में ये लोग कल गए थे, पूरे के पूरे जो 43-44 के करीब, इलेक्शन कमीशन ने कहा सिर्फ 2 बंदे आ जाएं, और उसके बाद सिर्फ उनकी बात सुनी, बाकी 40 लोगों को बाहर खड़ा किए रखा। ये स्पीकर कौमी असम्बली के घर गए, पुलिस ने रोक लिया, वहां पे धरना देकर फिर ये इलेक्शन कमीशन आ गए। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे इनके ऊपर बंद कर दिए गए, यानी इनकी बात नहीं सुनी जा रही, और इसके जिम्मेदार ये खुद है। इन्होंने एक तरफ ये जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जमहूरी इदारों से निकलकर अपनी सियासी जो बहुत बड़ी एक गलती की है, उसका खमियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने, आप जितना मर्जी कर लें, बात कर लें, जो हुकूमतें वक्त होती है आपको भी पता है, वो जो डिसीजन लेती है वो अपने ज्यादातर सियासी मफादात है उसको वो सामने रखती है। इस वक्त तक जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर कमजोर किया है। अब केसेस चल रहे हैं, और वो केसेस, और तोशा खाना का केस है, फॉरेन फंडिंग वाला केस भी अभी है, वो एक खातून जज साहिबा का केस है, वो इमरान खान के गिर्द है, और बहुत सी FIRs हैं। अब वो जब भी जमान पार्क से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले तो वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाते थे, अब जमान पार्क से निकलेंगे इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पर भी उनके ऊपर गिरफ्तारी के बादल मंडला रहे हैं। इनकी और बहुत से लोगों के आज इलेक्शन कमीशन इस पूरी सूरत हाल में मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर है ये इम्कान है जो केसेस खान साहब के ऊपर हैं उसमें नाअहली भी हो सकती है, गिरफ्तारी का भी इम्कान मौजूद है। अब इस पूरी सूरत हाल में मुझे ये बताइएगा, जो ख्याल था एक PTI का कि पॉपुलरिटी हमारी इतनी है, लोग इतने ज्यादा निकलेंगे, आज हमने लाहौर में देखा इलेक्शन कमीशन के बाहर जो तादाद सामने आ रही थी वो 1000-2000 के बीच में ही थी, उससे ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद क्या सिनारियो आपको आगे बनता हुआ PTI का नजर आ रहा है? साहब, गरीब लोग, मैं आपको जो 2010 हमारे पास पहुंचे, जो लाहौर में आज एहतजाज हुआ है, बड़ी मुबहम जो जिस तरह के जो लोग, असद उमर, ये सारे लोग जो इनके सियासी अकाबरीन हैं, मुशीरान हैं, वो भी इमरान खान को सही मशवरा देने में कामयाब होते नजर नहीं आए। मुबहम पॉलिसियों की वजह से नुकसान हुआ। इनके लोगों ने, इनके कारकुनों में भी तब्दीली फैली कि भाई अगर आप डिसीजन अभी आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, और उनके ऊपर आप लोगों ने तनकीद बाकायदा तौर पे इनके लोगों के, उनके रहनुमाओं के ऊपर करना शुरू कर दी है कि जनाब इस तरह की जो पॉलिसी जब इख्तियार करेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने पार्लियामेंट में जाना है, आपने वापस आना है, आपने बाहर निकलना है। एक दिन कहते हैं इस्तीफे कबूल करो, दूसरे दिन कहते हैं नहीं हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं, हमारे इस्तीफे वापस कर दो। एक दिन कहते हैं कि हमने अपोजिशन लीडर का अहदा नहीं देना चाहते, दूसरे दिन कहते हैं हमें अपोजिशन लीडर का अहदा दो। उस वजह से
इनको नुकसानात बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये जानबूझ के ये एक तरह का वो मैदान खाली करने वाली बात है कि आप लोगों का ना निकलना ही इस चीज की बहुत बड़ी एक अब अलामत है कि लोग भी इनसे अब तंग आ गए। देखे ना, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, रिलीफ तो ये भी देने में कामयाब नहीं हुए आवाम को। आटा तो वहां पे भी महंगा था, रोटी तो वहां पे भी महंगी थी, गैस और बिल्कुल। बिजली की कीमतें तो वहां पे भी महंगी थी, भी कुछ नहीं कर सके लोगों ने। फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, खुश नहीं है लोग। खुद परवेज लाई ने जनाब दुखी दिल के साथ इमरान खान का फैसला तस्लीम किया, अदरवाइज तो वो चाहता ही नहीं था कि इस हुकूमत को तोड़े। वो तो मुद्दत पूरी करना चाहता था, उसने तो एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ नहीं है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक लचक दी, ये भी आपको बता दो, नई एस्टेब्लिशमेंट ने, कि शायद ये लचक का मुजाहरा करे। उन्होंने कुछ दोस्ती का हाथ भी बास तरीके से बढ़ाया, लेकिन खान साहब ने फिर वही जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बातें शुरू कर दी। वो तो अपना एक सिपाही जो है वो उसकी हिफाजत तक जाते हैं, तो ये तो फिर जनरल बाजवा थे। वो फिर उनका ठीक है जी, अगर आपने हमारे ही लत्ते लेने हैं, हमारे लीडरान को गालियां देनी है, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आप अपनी सियासत करें। वो फिर एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक साइड पर होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, तमाशा जो लगा हुआ फिर देखते रहे कि किस तरफ हालात जाते हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को खुद कमजोर किया है मिराज साहब, इसकी और इसका 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 नुकसान होगा। और देखें, आज लोग नहीं निकले, हजार हजार लोग, 1500 लोग अब लाहौर में अब निकलते हैं, हालांकि ना पुलिस ने कुछ कहा ना किसी को कुछ रोका। ये कहते हैं ना हमारा गढ़ है लाहौर, वहां पे कितने एमएनए हैं, 7-8 एमएनए हैं इनके तहरीक इंसाफ के, वो आप 1000-1500 लोग ही इकट्ठे करने में कामयाब हुए। तो ये तो एक बहुत बड़ी निशानी है कि अब लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, इनकी अपनी मुबम पॉलिसियों की वजह से। अगर इनकी पॉलिसी वाजे होती कि ये फैसले सही करते और उस फैसलों के ऊपर डट जाते तो फिर और बात थी, लेकिन ये जैसे जैसे हर रोज, अब आप मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये आप देखें ना, हुकूमत गिराने वाली बात शुरू हुई साइफर से, साइफर से होती होती इम्पोर्टेड हुकूमत तक आई, फिर वो कोई मीर जाफर मीर सादक तक आई, उसके बाद जनरल बाजवा तक आ गई, और अब आते आते वो कह दिया जी अब इसका सबसे बड़ा मरकजी किरदार मोहसिन नकवी था। अब आप ये अंदाजा कर लें, कल को किसी और का नाम ले देंगे। तो ये कोई जब बयानिया ही कोई नहीं होगा, जब बयानिया ही कोई नहीं होगा, तो फिर मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट निकलेगा। और आज के लोग बड़े सियाने हैं, वोटर बड़े सियाने हैं। नवाज शरीफ ने बयानिया छोड़ा था, नवाज शरीफ का क्या हुआ आपने देख लिया। और नवाज शरीफ का बयानिया जब इमरान खान ने अपनाया, इमरान खान सारे जिमनी इंतखाब जीत गया, वो एक सारे जीत गया। सिद्दीक साहब, इस लेकिन पूरी आज सूरत हाल नवाज में शरीफ, मुझे ये भी बताइएगा, जो आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर पीटीआई के हवाले से ये तो वाज़ेह है कि खान साहब की यही कोशिश थी कि उनको इक़्तिदार मिले, उसके अलावा वो किसी चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहे थे, और उनकी ये भी कोशिश थी कि बहरान कायम रहे, उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, पर उसमें हमें इस वक्त तक वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के पास क्या मौजूद है इस वक्त, और ख़ास तौर पर नून लीग के पास मरियम नवाज साहिबा 28 जनवरी को वापस आ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी इम्कान मौजूद है, तो आपको लगता है आईएमएफ से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके बाद महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, तो इलेक्शन तक जो खान साहब की थोड़ी बहुत इस वक्त जो हमें पॉपुलैरिटी नजर आती है वो मजीद डाउन हो जाए, और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मौका पैदा हो इस सूरत में कि वो अवाम को रिलीफ भी दे? हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल ये काम कर रहे हैं। और जो मेरी इतलात हैं कि ये आईएमएफ के साथ ये चीज ठीक है, उसमें गैस बिजली तो महंगी होगी, लेकिन आईएमएफ के साथ जब इनका मुआहदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ये ज़ाहिर है उसमें डॉलर शालर वाले मामले कुछ बेहतर होंगे। तो ये चाह रहे हैं, इनकी प्लानिंग ये है कि हम फरवरी और मार्च में लोगों को रिलीफ दें, कुछ ना कुछ रिलीफ दें महंगाई में, ताकि हमें कमी नजर आए। ये करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर अब कतर पहुंचे हुए हैं वजीर खजाना इसहाक डार, और वो उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई 1-2 अरब डॉलर मिल जाए, और उसकी भी उम्मीद है कि वहां से वो पैसे मिल जाए। और जहां तक मरियम नवाज की बात है, बिल्कुल उनके आने से फर्क पड़ेगा। और नवाज शरीफ ने भी यही प्लान बनाया हुआ है कि जैसे ही शेड्यूल अनाउंस हो गया तो वो भी वापस आ जाएंगे, वो भी मार्च अप्रैल में वापस आकर ये कंपेन करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उनके लिए वो जो एक आसानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी अभी मेरी इतला के मुताबिक जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, उन्होंने काम जो है वो शुरू कर रखा है, और वो जो है वो इसके ऊपर एक बना रहे हैं, एक ड्राफ्ट बन रहा है कि वो नवाज शरीफ के जो कानूनी मुश्किलात है उसको किस तरह दूर किया जाए, को ऑर्डिनेंस जारी हो या लेजिस्लेशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाए। ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो मरीम नवाज के आने से फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है उसके मेरी लिए ये भी फिर इतला है, ये भी मैं आपको बता दूं। जी जी सिद्दीक साहब। मैं आखिरी आखिरी बात ये करूंगा
कि बिल्कुल आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मेरी इत्तला के मुताबिक 10 से 12 सीनियर वुज़रा वो इस्तीफा देंगे पंजाब की कैंपेन चलाने के लिए, क्योंकि वो वजीर होते हुए नहीं चला सकते कैंपेन। वो मुस्ताफी होंगे, जिसमें राणा सनाउल्लाह शामिल है, साद रफीक है, याद सादिक है, यासिर इकबाल है, ख्वाजा असद जैसे लोग शामिल हैं। ये मुस्ताफी होकर कैंपेन चलाएंगे ताकि इमरान खान का जो रास्ता है वो रोका जा सके। और और ज़ाहिर है ये बात उसकी आपकी बिल्कुल ठीक सरबराही है। मरियम वो जो नवाज साहिबा करेंगी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इमरान खान जे लाइ हिन वक़्तु परेशानी वधंदे नज़र अचनि पियो। इमरान खान ॿिनि सूबनि में पंहिंजी हुकूमत विञाए वेठो आहे। हिकु सूबे अंदरि निगरान वज़ीर आला ते इमरान खान खे एतिराज़ आहे ऐं कोशिश ही PTI जी त क़ौमी असेंबली में हू अपोज़िशन में अचनि ऐं अपोज़िशन में अचण खां पोइ जेको निगरान सेटअप आहे उन जे लाइ तयारी कनि, उन में बि कामयाबी न मिली आहे। सुप्रीम कोर्ट जो रस्तो जेको इख़्तियार करण जी कोशिश कई वई, उन मां बि को बहितर जवाब PTI जे लाइ साम्हूं नाहे आयो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे इमरान ख़ान जे लाइ त गिरफ़्तारी जो बि इम्कान आहे। उन सां गॾोगॾु जेका नाअहली वारो मामिलो आहे उन तरफ़ बि सूरत हाल वञी सघे थी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मुआशी सूरत हाल जे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन समय ज़िक्र कंदासीं मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। IMF सां ॻाल्हियुनि जी शुरूआति थी चुकी आहे। हुकूमत पेट्रोल गैस ऐं बिजली जे क़ीमतुनि में वाध ते राज़ी थी चुकी आहे ऐं उन खां अलावा वाज़ तौर ते इहो इम्कानु आहे त मिनी बजट बि ईंदी ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, इन्फ्लेशन में बि इज़ाफ़ो थींदो ऐं उन सां गॾोगॾु गवर्नर स्टेट बैंक पारां काल्ह इहो ॿुधायो वियो आहे त GDP ग्रोथ 2% ताईं रहंदी। सही सूरत हाल जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है नामेरा मौशी महर आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब महर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा जो इस वक्त तक की इतलात हैं, नवा जो जायज़ा इजलास है वो शुरू होने की आ रही हैं कुछ देर पहले, बताइएगा इसमें जो डिले हुआ है या फिर इस वक्त जो शराइत तस्लीम की जा रही हैं उसके बाद कहाँ पर आप देख रहे हैं IMF के जो शराइत है वो तस्लीम होने के बाद क्या सूरत हाल होगी? देखिए, IMF के पास जाना पड़ता है जब कोई कंट्री जो है उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी वजह से खुदा ना खास्ता वो कंट्री अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर पाए और LCs उसकी जो खुलती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट वो इंटरनेशनल मार्केट में वो ऑन ना हो पाए, यानी वो एक तरह का डिफॉल्ट की सूरत हाल बन रही होती है। तो IMF आके अपने मेंबर कंट्रीज को एक रेस्क्यू करता है, उनको उनकी हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं, ये कोई डेवलपमेंट लोन नहीं होता कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी बाद में लोन आएगा। इमीडिएटली ये रिक्वायरमेंट हुआ करती है और IMF माजी में 1993 से हम IMF के किसी न किसी प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं, उससे हेल्प लेते रहे हैं। अब लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो हमने एग्रीमेंट IMF से किया था, जो हमारी कमिटमेंट थी, उसके बिल्कुल हमने अगेंस्ट डिसीजन ले लिए, जिस पर यकीनी तौर पे IMF के लिए बड़ी ये एक सरप्राइज था कि कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ था जो लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद जाहिर है एक तरह का वो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। और फिर उसके बाद एक दूसरी चीज ये हुई कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई, लास्ट टाइम ये हुआ कि मिस्टर इस्माइल साहब ने IMF की कंडीशन एक्सेप्ट की, बहुत सारी कंडीशन एक्सेप्ट की और जाहिर है उसका असर जो होता है पॉलिटिकली जो भी रूलिंग पार्टी होती है उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। अब जो डार साहब है उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि हम IMF से रीनेगोशिएट करेंगे। जाहिर है IMF तो पहले ही ये शिकायत कर रहा था कि कंडीशन पूरी नहीं की गई। अब जब रीनेगोशिएट की बात की तो अब IMF की तरफ से एक तरह का डिले वाज़े तौर पे नजर आ रहा था। अब जो डिसीजन हुआ है नाइन्थ रिव्यू के लिए जो 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज की अभी न्यूज है कि वो जो होती है स्टेट्समैन के लेवल पर नहीं, वो कोई मतलब मिनिस्टर लेवल पे नहीं होती, बल्कि वो जो फेडरल सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक होते हैं, उनके लेवल पे होती है रिव्यू मीटिंग। वो उसकी डेट अभी डिसाइड हो रही है कि वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन जिसमें फाइनल डिसीजन होता है वो उस मीटिंग के बाद होती है, उस मीटिंग को फॉलो किया जाता है, तो वो उसके बाद होनी है। लेकिन बहरहाल ये बात सब एग्री करते हैं कि IMF के पास जाना है हमें हर सूरत में, ताकि ये शॉर्ट टर्म एक क्राइसिस से निकलें। उसको देखते हुए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत वाज़ेह एक मैसेज दिया है कि जो भी उनकी कंडीशन है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं
और उसमें कोई 200 बिलियन रुपीस के जो मिनी बजट जो है वो है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी एक मौके पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह दिया था अभी लास्ट टाइम के जो आपको रिक्वायरमेंट है जो फ्लड रिलीफ के लिए, जो फ्लड की वजह से सूरत हाल हो गई है, तो वो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से उसको मीट करे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का फंड नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड क्रिएट नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, जो इस तरह की सूरत हाल में कोई फंडिंग प्रोवाइड कर सके। तो फिर जो 200 बिलियन के मजीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पेश आई है डोमेस्टिकली, उसमें मिनी बजट जो आएगा उसमें फ्लड रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज से, जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर 50 लाख से ज़्यादा हो रिकमेंड किया गया है, कुछ प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट की स्टेज पर कुछ ड्यूटीज रिकमेंड की गई हैं, ताकि ये 200 बिलियन रुपीस जो हैं वो डोमेस्टिक सोर्सेज से रेस किए जा सके। डॉक्टर, इस पूरी सूरत हाल में मुझे ये बताइएगा, जिसका आपने जिक्र किया, ज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जिस तरह के रिजर्व्स की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन की इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, तो ये रिव्यू के बाद की जो सूरत हाल है, उसके बाद आप कहाँ पर इन्फ्लेशन को ख़ास तौर पर देख रहे हैं? क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मसला यही आ रहा है कि आम लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया है, यकीनी तौर पे ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं और ये बहुत डेंजरस किस्म की सूरत हाल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं पहली चीज़ ये कि जो इन्फ्लेशन के जो लेटेस्ट फिगर हैं एंड ऑफ दिसंबर जो डेटा रिलीज हुआ है, उसमें अगर देखें कि रूरल और अर्बन को अलहदा करें, ओवरऑल जो सूरत हाल है वो तो 25% के करीब इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है, लेकिन उस 25 में से 23% तो अर्बन एरियाज में है, लेकिन रूरल एरियाज में ये 28 और 29 के दरमियान है। रूरल एरियाज में 28 और 29 के दरमियान बहुत बड़ा फिगर है। ऐसा होता यह था कि अर्बन में तो ज्यादा होता है, क्योंकि अर्बन में डिमांड होती है चीजों की, लेकिन अब रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है। और मजीद अगर इसको एस्केलेट करें तो जो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है वो कोई मोर देन 30% अर्बन एरिया में है, वो फूड आइटम्स का है। और फूड आइटम भी वो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। रूरल में वो कोई मोर देन 50% पे चला गया है पेरिशेबल फूड्स का। पेरिशेबल फूड्स का हालांकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उसमें सेलर पे भी प्रेशर होता है कि इनको जल्दी से फरोख्त किया जाए, जल्दी इनकी सेल किया जाए, क्योंकि ये रखे रहे तो उसके पास भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही है, यानी सेलर पे प्रेशर नहीं है, उनकी प्राइसेस 40% से ज्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि फूड की शॉर्टेज की खुदा न खास्ता ये इशारा मिल रहा है। तो ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ज़ाहिर उसका इंडिकेटर एक दिया गया है, फ्लड और दूसरी वजूहात की वजह से पॉसिबल भी हो सकता है। पर इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर ये जो आप बात कर रहे हैं वो इस वक्त की सूरत हाल की है। जब बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात हो जाएंगे, किस्त मिल जाएगी, उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू होंगे उन शराइत पर, उसके बाद इन्फ्लेशन को आप कहाँ पर देख रहे हैं जो पहले ही इतनी खतरनाक है जिसका आप जिक्र करें? उसमें देखें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, एक कोशिश की, जो कि मिनिस्टर इस्माइल साहब भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। अब ये इवन अब मिनिस्टर चेंज होने के बाद भी सूरत हाल शायद उस चीज को समझा गया कि अभी जो इक़दाम बताए गए हैं, जो 200 बिलियन रुपीज रेज करने के जो फर्दर टैक्सेस लगाए गए हैं, ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने डेलिब्रेटली कोशिश की है, और ये अच्छी चीज है, शायद मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो कोशिश की है जो 200 रुपीज जमा करने की, उसमें जिन चीजों पे टैक्स लगाए हैं वो चीजें कंज्यूमर गुड नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर नहीं गए, वो जीएसटी की सूरत में इन या प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाए, बल्कि वो डायरेक्ट जो टैक्स लगाए हैं वो एक तरह की डायरेक्ट टैक्सेस है कि बैंक से पैसे निकलवाने पे टैक्स लग गया, कोई लग्जरीज आइटम आ रहे हैं उन पे टैक्स लग गया, इस तरह की चीजों पे रिकमेंड किया है। गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर की है, लेकिन बहरहाल उसका ऐसा भी नहीं कि उसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान के केस में अगर डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाएं तो उसका भी इफेक्ट किसी न किसी तरह प्राइस में आता है, लेकिन उस तरह नहीं आता जैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी। आप समझते हैं कि 35 तक ये जा सकते हैं? रेट बढ़ा दिया गया है, तो एक खतरा ये भी है कि उसका जो इफेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वो भी महंगाई की तरफ जा सकता है, वो भी फर्दर इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई गई है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से, एक तो ये
चीज सामने आई है कि ग्रोथ रेट 2% के अराउंड ही रहने का इम्कान है। साथ ही साथ जो लोन की रीपेमेंट करनी है उसमें 8.2 अरब डॉलर के करीब आ रहे थे और उसमें ज्यादातर जो उन्होंने बताई है कि हुकूमत की कोशिश है कि उसको रोल ओवर किया जाए। ज़ाहिर है पहले हम ये कोशिश करते थे कि टाइम पर कम से कम दे देते थे किसी भी तरह लोगों से निकाल कर, अब हम रोल ओवर करने पर भी आ चुके हैं। तो ये मजमूई तौर पर एक तो ये रोल ओवर होना, जो मार्च तक पेमेंट वापस करनी है, ओवरऑल जो हमें 31 अरब डॉलर इस पूरे साल में 2023 में वापस कर रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं और क्या इस वक्त जो ऐसे इकदाम हैं वो उठाने की जरूरत है कि कम से कम कुछ ना कुछ आने वाले महीनों में, सालों में बेहतरी आ सके? नहीं, मैं नहीं समझता कि एक साल के अंदर तो बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं, कि जब इन्फ्लेशन रेट आपका 30 से क्रॉस कर चुका हो और जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से नीचे चला जाए, तो वो यकीनी तौर पे वो सूरत हाल इमर्ज होती है आखिर में जाके कि जो पीपल्स हैं वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन मजीद लोग शिफ्ट हो जाते हैं, पॉवर्टी बढ़ जाती है। वो इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन जहाँ तक रोल ओवर का ताल्लुक है, देखें पहले हम रीशेड्यूलिंग करते रहे या लोन पे करने के लिए लोन लेते रहे, तो रोल ओवर करना एक तरह का वही स्ट्रैटेजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि रीशेड्यूलिंग में नेगोशिएट करके फिर उनको नए इंटरेस्ट रेट पे हम करते थे। रोल ओवर में यह है कि दोबारा इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया जाएगा। और लोन हम ये भी होता था कि पे करने के लिए मजीद लोन लेते थे, महंगे सोर्सेज पर पेरिस क्लब से लोन लेते थे, बॉन्ड इशू करते थे। तो अगर रोल ओवर करते हैं तो कम से कम महंगा लोन तो नहीं लेना पड़ेगा कि आपको पेरिस क्लब में नहीं जाना, बॉन्ड इशू नहीं करने, बल्कि जिन सोर्सेज से लोन लिया हुआ है उन्हीं से बात करते हैं आप कि वो आपके हम उनकी इजाजत से उसमें हम डिले कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं जिनसे रोल ओवर करना है, उसमें देखें उसमें कोई से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हो रही कि बाकायदा कमिटमेंट आ रही हो। वो भी कंडीशन सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो IMF ने कंडीशन रखी है पहले उसको उसी इम्प्लीमेंट पर करें, ही अमल बाद में दरामद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब मेहर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका हिन वक्त सूरत हाल है, IMF सां नओं जाइज़ा इजलास शुरू थियण वारो आहे ऐं उन बाबति बाज़ाब्ता तौर ते इहा कंफर्मेशन अची वई आहे त हुकूमत राज़ी थी वई आहे IMF जा शर्त तस्लीम करण ते, जंहिंमें 3 अहम शयूं, जंहिंमां सभ खां वधीक हर भेरे जॾहिं बि IMF जो लोन वरितो वेंदो आहे त सभ खां वधीक रिकवरी उन्हनि 3 शयुनि ते टैक्स मड़े उहा कई वेंदी आहे, जंहिंमें गैस, बिजली ऐं उन सां गॾोगॾु पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाज़ तौर ते इज़ाफ़ो थींदो, जंहिंजो इम्कान हुकूमत पारां ॿुधायो वियो आहे त उन ते अमल दरामद करिणो आहे। ऐं उन सबबु इन्फ्लेशन जेका हिन वक़्तु 25% शहरी इलाइक़नि में नज़र अचे थी ऐं इहो बि मुल्क जी तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे जो ॿहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में महांगाई शहरनि खां वधीक आहे ऐं उते 28% इन्फ्लेशन नज़र अचे थी। शुमारियात खाते जे ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि उहा इन्फ्लेशन उतां वधी महांगाई 35% ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। GDP ग्रोथ 2% ई रहंदी ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु बि इहा सूरत हाल क्लियर नाहे थी सघी त पाकिस्तान जेके कर्ज़ ऐं उन सां गॾोगॾु जेके कर्ज़नि जी मद में वरितल व्याज आहे उहो कीअं वापसि कंदी, उन जे लाइ को प्लान हिन वक़्तु हुकूमत जो नज़र नथो अचे। ईंदड़ ॾींहं ॾुखिया आहिनि ऐं वाज़ तौर ते उहो नज़र अचे पियो, जंहिं तरफ़ अॼु शहबाज़ शरीफ़ पारां बि इशारो ॾिनो वियो आहे। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणे थो, पंहिंजे मेज़बान मेराज बि करींदा इजाज़त।